नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। रूस में आया क्रिप्टो टैक्स, रूबल से ज्यादा हुई बिटकॉइन की वैल्यू, क्रिप्टो माइनिंग को भी किया जाएगा कंट्रोल। बोलीविया में आर्थिक संकट का दौर, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भारी कमी, जनता में फैला भारी रोष। और जैव विविधता सम्मेलन में नहीं हुई डील, फिर से वार्ता शुरू करेगा यूएन, फाइनेंस के मुद्दे पर अटका है मामला। आइए शुरू करें। रूस की सरकार क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को लेकर एक नए टैक्स को लागू करने की योजना बना रही है, जिसके लिए रूस की संसद के उच्च सदन या अपर हाउस में एक बिल लाया गया है और इस बिल पर अपर हाउस ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। रूस में उच्च सदन को फेडरेशन काउंसिल कहा जाता है। बिल के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी की सेल से होने वाली पर्सनल इनकम पर 13 से 15% तक टैक्स आरोपित किया जाएगा। इसलिए बिल में डिजिटल करेंसी को एक संपत्ति का दर्जा दिया गया है। बिटकॉइन वर्तमान में रूस की आधिकारिक मुद्रा यानी रूबल के मुकाबले सबसे हाई रेट पर ट्रेड कर रही है। देखिए, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का ही एक प्रकार है, लेकिन ये इतनी प्रचलित क्रिप्टो करेंसी है कि अक्सर लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही सेंस में करते हैं। बिटकॉइन दुनिया में साल 2009 में प्रचलन में आई थी। दरअसल क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल या डिजिटल करेंसी होती हैं, जिनमें इंक्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल होता है। ये करेंसीज किसी सेंट्रल बैंक द्वारा रेगुलेट नहीं होती हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती हैं। ब्लॉकचेन तकनीक के नाम से साफ है कि ब्लॉक्स की चेन या श्रृंखला। इस तकनीक में ब्लॉक्स की एक सीरीज होती है। इन ब्लॉक्स में सूचनाएं होती हैं। ये सूचनाएं क्रिप्टोग्राफी के जरिए इनकोडेड होती हैं। क्रिप्टोग्राफी डेटा को स्टोर करने और आगे ट्रांसमिट करने का एक तरीका है। ये किसी पर्टिकुलर फॉर्म में ही आगे भेजा जाता है, जिससे इसे केवल वे ही डिकोड कर सकते हैं जिनके लिए भेजा गया है। ब्लॉकचेन P2P नेटवर्क पर आधारित तकनीक है, तो किसी एक ब्लॉक में बदलाव करने पर सारे नोड्स को पता चलता है। यह तकनीक डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत नेचर की है, यानी किसी एक सिस्टम से पूरी चेन कनेक्ट नहीं होती, बल्कि पूरी चेन के सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा रूस ने क्रिप्टो माइनिंग को नियंत्रित करने वाले कुछ उपाय भी किए हैं, जिससे पावर ग्रिड पर बोझ न पड़े। क्रिप्टो माइनिंग में बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत होती है, इसलिए कई देश इसका विरोध पर्यावरणीय लिहाज से भी करते हैं। दरअसल माइनिंग में लेन देन की पुष्टि करना और ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक जोड़ने के लिए जटिल गणितीय पहेलियों को हल करना शामिल है। इसके लिए शक्तिशाली कंप्यूटर की जरूरत होती है, जो बहुत अधिक मात्रा में बिजली की खपत करते हैं। इससे पावर ग्रिड पर लोड बढ़ता है। इन पावरफुल कंप्यूटर्स को बड़े डेटा केंद्रों में रखा जाता है। ये लगातार चलते रहते हैं। वही हाई एनर्जी जब जीवाश्म ईंधन से प्राप्त की जाती है, तो इससे कार्बन उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। इसके अलावा माइनिंग करने से कंप्यूटर हार्डवेयर भी जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकलता है, जिसका अगर सही तरीके से निपटान नहीं किया जाता तो यह पर्यावरण में जहरीले पदार्थों को छोड़ सकता है। जैव विविधता के संरक्षण को लेकर कोलंबिया के कैली में COP16 आयोजित की गई थी, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का 16वां सम्मेलन था। लेकिन यूएन के मुताबिक ये सम्मेलन बिना किसी फाइनल डील के खत्म हो गया है। अब इस पर वार्ता फरवरी 2025 में इटली के रोम में शुरू होगी। ये वार्ता 25 से 27 फरवरी के बीच यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय में शुरू की जाएगी। इस वार्ता का मकसद प्रकृति में हो रही वनों की कटाई, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से प्रकृति की रक्षा के प्रयासों को बढ़ावा देना है। लेकिन इस बैठक में भी मामला फाइनेंस पर आकर अटक गया है। लंबी चली वार्ताओं के बाद अमीर और विकसित देश $300 बिलियन सालाना देने पर राजी हुए थे, लेकिन गरीब और विकासशील देशों को ये रकम अपमानजनक लगी और फाइनेंशियल अकॉर्ड नहीं हो सका। इस दौरान यूएन की पर्यावरण को लेकर ज्यादातर वार्ताएं फाइनेंस के मुद्दे पर ही अटक जाती हैं। मामला वही है, गरीब और विकासशील देश वर्तमान जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के लिए अमीर और विकसित देशों को जिम्मेदार मानते हैं। इसमें तर्क यह है कि इन देशों ने लापरवाही के साथ विकास को अंजाम दिया और प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया है। अब जब नेचर को रिस्टोर करने का सवाल उठता है, तो ये देश बराबरी की बातें करते हैं, जो कि गलत है। यानी एक तरफ विकसित देशों ने प्रकृति का दोहन करके अपने उद्योगों का विकास किया, वहीं अब बराबरी की बातें करके विकासशील देशों को फाइनेंस मुहैया कराने से इनकार करना गलत है। हालांकि यूएन का दावा है कि इटली में होने वाली ये वार्ता फाइनेंस के मुद्दे को निपटा सकेगी। कोलंबिया के कैली में हुए जैव विविधता सम्मेलन का मकसद
2022 में दुनिया के देशों द्वारा अपनाए गए बायोडायवर्सिटी प्लान की प्रोग्रेस को भी चेक करना था। आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में दुनिया के देशों ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया था। इस फ्रेमवर्क में 23 लक्ष्य शामिल हैं, जिनका मकसद हैबिटेट और प्रजातियों के नुकसान को रोकना है। इनमें से लक्ष्य 3, जिसे आमतौर पर 30-30 के रूप में जाना जाता है, इसमें साल 2030 तक दुनिया के 30% स्थलीय और जलीय क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना है। आप हिंदी माध्यम से आईएएस बनने का सपना देखते हैं तो क्या स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? स्टडी IQ IAS हिंदी P2I बैच के लिए लेकर आया है सुपर सक्सेस सेल, जिसका लाभ उठाते ही आप महज 26,999 रुपए में जुड़ जाएंगे इस बैच से। देखिए, P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSAT क्लासेस आदि तो मिलती ही हैं। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली में निःशुल्क आवासीय सुविधा। तो बिना देर किए 25 नवंबर से मॉर्निंग में 8 बजे शुरू हो रहे बैच से जुड़ जाइए। बैच में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है 30 नवंबर। अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए। और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। बोलीविया में गैस फ्यूल स्टेशंस के बाहर लंबी कतारें लगी हैं, जबकि ये देश एक वक्त पर प्राकृतिक गैस का दक्षिण अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था। ईंधन की कमी के चलते बोलीविया में खाने पीने की वस्तुओं के दाम भी बढ़ गए हैं। बोलीविया में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और जनता राष्ट्रपति लुइस आर्से में विश्वास खो चुकी है, क्योंकि वे देश के आर्थिक संकट को स्वीकार करने को ही राजी नहीं है। बोलीविया के आर्थिक संकट के जड़ में कई कारक हैं, जैसे एक तो बोलीविया प्राकृतिक गैस का उत्पादन नहीं कर पा रहा, जो कि एक वक्त पर इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान थी। दूसरा, देश डॉलर पर निर्भर है। देश का इंटरनेशनल रिजर्व खत्म होता जा रहा है और देश कर्ज में डूबता जा रहा है। आपको बता दें कि बोलीविया दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इस देश का पश्चिमी हिस्सा एंडीज पर्वत से घिरा है। एक बात ध्यान रखिए कि दक्षिण अमेरिका में 2 ही देश लैंडलॉक्ड हैं। इनमें से एक है बोलीविया और दूसरा है पराग्वे। बोलीविया अपनी सीमा अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, चिली और पेरू से साझा करता है। ला पाज बोलीविया की प्रशासनिक राजधानी है। इस खबर के महत्व को समझने के लिए 2024 में ही यूपीएससी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। एक तरफ था देश और दूसरी तरफ खबरों में आने का कारण। एक तरफ लिखा था अर्जेंटीना, सबसे खराब आर्थिक संकट। सूडान, देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच युद्ध। तुर्की, नाटो की अपनी सदस्यता रद्द कर दी। ऊपर दिए गए जोड़ों में से कितने जोड़े सही ढंग से मेल खाते हैं? केवल 1, केवल 2, तीनों जोड़े या फिर कोई भी नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी। चाड की सरकार ने फ्रांस के साथ अपने रक्षा समझौते को खत्म कर दिया है। चाड के इस फैसले के बाद फ्रांस के सैनिकों को चाड से जाना होगा। फ्रांस के तकरीबन 1000 सैनिक और वॉर प्लेन्स चाड में मौजूद हैं। चाड सरकार ने स्टेटमेंट में कहा है कि आजादी के 66 सालों के बाद चाड अपनी संप्रभुता को पूरी तरह से स्थापित करना चाहता है। औपनिवेशिक शासन में चाड फ्रांस के शासन के अधीन रहा है। चाड लंबे वक्त तक पश्चिमी देशों का एक प्रमुख सहयोगी रहा है। साहेल क्षेत्र में पश्चिमी देशों के इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में चाड एक प्रमुख सहयोगी है। साहेल एक ट्रांजिशन जोन है। यह उत्तर में सहारा मरुस्थल को दक्षिण के सवाना घास के मैदान से अलग करता है। आपको बता दें कि चाड उत्तरी मध्य अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। चाड अपनी सीमा मध्य अफ्रीकी गणराज्य सूडान, नाइजीरिया, कैमरून, लीबिया और नाइजर से साझा करता है। चाड झील नाइजीरिया और चाड के बीच सीमा बनाती है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ब्लैक फ्राइडे। अभी हाल ही में आपने एक टर्म खूब सुना होगा, ब्लैक फ्राइडे सेल। कई ऑनलाइन वेबसाइट्स और कई ब्रांडेड स्टोर इस दिन बड़े डिस्काउंट्स देते हैं। ब्लैक फ्राइडे यूएसए में थैंक्स गिविंग के अगले दिन मनाया जाता है और यह साल का सबसे बड़ा शॉपिंग दिन होता है। यह नवंबर के चौथे शुक्रवार को पड़ता है। इस दिन दुकानदार अपनी चीजों पर भारी छूट देते हैं, जिससे लोग कम कीमत पर
गिफ्ट, गैजेट्स, कपड़े और अन्य सामान खरीद सके। अब आप सोच सकते हैं कि जब शॉपिंग से दुकानदारों को भारी मुनाफा होता है तो इसे ब्लैक फ्राइडे क्यों कहते हैं। 1950 के आसपास थैंक्स गिविंग के अगले दिन दुकानों पर शॉपिंग के लिए बहुत भीड़ हो जाती थी और पुलिस के लिए इसे मैनेज करना मुश्किल हो जाता था, इसलिए इसे ब्लैक फ्राइडे कहा जाने लगा। हाल के सालों में यह दिन सिर्फ यूएसए तक सीमित नहीं रहा है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हर दिन और हर त्योहार दुनिया भर में मनाया जाने लगा है। अब ब्लैक फ्राइडे एक ऐसा दिन है जब लोग बहुत सस्ते में सामान खरीदने का मौका पाते हैं और यह छुट्टियों की खरीदारी की शुरुआत का प्रतीक बन गया है। दुनिया भर में लोग सस्ते में सामान खरीदने के लिए इस दिन का वेट करते हैं। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के गवर्नर्स बोर्ड ने मसातो कांडा को अपना 11वां अध्यक्ष चुना है। मसातो कांडा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार हैं। वे मासात्सुओ अस्कावा की जगह लेंगे और उनके शेष कार्यकाल को भी पूरा करेंगे, जो 23 नवंबर 2026 तक चलेगा। एडीबी की स्थापना 1966 में मनीला, फिलीपींस में हुई थी। यह बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। शुरुआत में इसके 31 सदस्य थे, जो अब बढ़कर 69 हो गए हैं। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ साथ इस क्षेत्र के बाहर के देश भी शामिल हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एकलव्य नाम से ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए अधिकारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। एकलव्य सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को भारतीय सेना प्रशिक्षण कमांड ने डेवलप किया है। इसकी प्रायोजक एजेंसी आर्मी वॉर कॉलेज है। यह प्लेटफॉर्म सेना डेटा नेटवर्क पर होस्ट किया गया है और इसमें एक स्केलेबल आर्किटेक्चर है जो सेना प्रशिक्षण कमांड को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ इंटीग्रेट करने में मदद करेगा। एकलव्य प्लेटफॉर्म पर कोर्स की 3 श्रेणियां हैं। इसमें प्री कोर्स प्रिपरेटरी कैप्सूल, नियुक्ति या विशिष्ट असाइनमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट सूट शामिल हैं। अमारा राजा इंफ्रा ने एनटीपीसी के लिए भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह लद्दाख में स्थापित किया। इसका उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने किया है। इस स्टेशन को 2 वर्षों में 3400 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है और इसकी उत्पादन क्षमता 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन प्रतिदिन है। यह परियोजना लेह और इसके आसपास के क्षेत्र में उत्सर्जन से मुक्त परिवहन को बढ़ावा देगी। परियोजना के तहत एनटीपीसी इस क्षेत्र में 5 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसों को शुरू करेगी। यह परियोजना राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के तहत भविष्य में बड़े हाइड्रोजन मोबिलिटी और स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को दिशा देगी, जिससे भारत ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में शीर्ष देशों में शामिल होगा। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ। यह अभ्यास 30 नवंबर तक महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का मकसद भारत और सिंगापुर की आर्टिलरी यूनिटों के बीच प्रोफेशनल सैन्य संपर्क को बढ़ाना है। इसके अलावा यह अभ्यास दोनों देशों को एक दूसरे की संस्कृति को समझने का भी मौका देगा। आपको बता दें कि यह अभ्यास दोनों देशों के बीच छठे भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की बैठक के 1 महीने बाद हो रहा है। साथ ही 2025 में दोनों देश राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। भारत को यूएनपीबीसी यानी यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन में फिर से चुना गया है, जिसमें भारत का कार्यकाल 2025-26 तक होगा। दरअसल भारत का मौजूदा कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। यूएनपीबीसी की स्थापना 2005 में हुई थी। यह एक अंतर सरकारी सलाहकारी निकाय है जो संघर्ष प्रभावित देशों में शांति प्रयासों का समर्थन करता है और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकवरी के लिए रणनीतियां तैयार करता है। इस आयोग में 31 सदस्य देश शामिल हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद से चुने जाते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में प्रमुख सैन्य योगदान करता है। वर्तमान में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में लगभग 6000 सैन्य और पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न हैं। पहला सवाल है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? अजय बांगा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, डिल्मा रोसेफ या फिर मासातो कांडा? अगला प्रश्न है, अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और श्रीलंका, भारत और सिंगापुर, भारत और इंडोनेशिया या फिर भारत और थाईलैंड? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे कौन से सवाल किए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन या फिर पंजाब में एक किसान आंदोलन? सही जवाब है विकल्प सी, यानी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। अगला प्रश्न है, क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेडिकल की दुनिया में ये एक मान्यता प्राप्त अवधारणा है। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी एक रेयर घटना है।
उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, न तो एक न ही दो, एक और दो दोनों। सही जवाब है विकल्प डी, यानी दोनों कथन सही है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ मुलाकात होगी आपसे। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब भी कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। नमस्कार।